अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिबलेरियंस की डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन से स्टार्ट लेंगे और इसके लिए हमें पिक्चर से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखना होगा। आपके पास यहाँ पर इस फिगर में डाइजेस्टिव सिस्टम्स दिखाए हुए हैं कुछ टर्बुलेरियंस के। ये हमारे पास पहला जो टर्बुलेरियन ए में दिया हुआ है उसका नाम है ए सीला। और ए सीला के अगर आप बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी के अंदर एक डॉट यहाँ दिया हुआ है और एक डॉट इधर दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई भी इधर कोई फेरिंग्स नहीं है और ना ही इधर कोई डाइजेस्टिव कैविटी है। बी में इन्होंने हमें दिखाया हुआ है एक टर्बुलेरियन जिसका नाम है मैक्रोस्टोमिडा। और मैक्रोस्टोमिडा जो है इसके पास एक फेरिंग्स मौजूद है, ये छोटी सी फेरिंग्स है और उसके पास एक ट्यूब की तरह की डाइजेस्टिव कैविटी भी मौजूद है और ये स्ट्रेट ट्यूबुलर डाइजेस्टिव कैविटी है। उसके बाद हम सी में चले जाएँ। सी में देखेंगे लेसिथो एपिथीलिएटा, ठीक है ना, ये हमारे पास मौजूद है। और इसकी अगर आप डाइजेस्टिव कैविटी देखें तो इसके अंदर थोड़ी सी लोब्ड डाइजेस्टिव कैविटी है और ये जो है डाइजेस्टिव कैविटी ब्रांच नहीं हुई, अनब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी है, यानी कि इसकी कोई शाख नहीं निकली हुई, जस्ट इसके छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ हैं या लोब्ड इसके कॉर्नर्स हैं और इसके पास यहाँ पर सिंपल सी फेरिंग्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ट्राइक्लेडिडा हमें नज़र आ रहा है जिसमें हम प्लेन एरिया को देख रहे हैं और ये इसके पास अगर हम डाइजेस्टिव कैविटी देखें तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी है और इसकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है वो देखें कि हर तरफ फैली हुई है, ठीक है। पोलीक्लेडिडा के अंदर इस ट्राइक्लेडिडा से भी ज़्यादा ब्रांच्ड डाइजेस्टिव कैविटी है और इसकी ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और वो इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं कि इसकी बॉडी के हर पार्ट तक जो है डाइजेस्टिव कैविटी की ब्रांचेस पहुंची हुई हैं, ठीक है। तो अब हम इसके न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो मेरीन टर्बुलेरियंस होते हैं उनके पास डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती, जैसे कि हमने ए सीला में देखा था। लेकिन कुछ के पास जो होती है, जो कैविटी होती है वो ब्लाइंड होती है और जो ब्लाइंड का मतलब है कि उनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है ना वो बंद होती है टोटली। इसको इस पिक्चर से हम देख लेते हैं ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी का क्या मतलब है। कि देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ से ओपन माउथ से ही ओपन होगी और आगे इसकी कोई कैविटी की ओपनिंग नहीं है, मतलब बंद है सारी की सारी कैविटी। इसको कह रहे हैं कि ये ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी है और कुछ के अंदर वो स्ट्रेट ट्यूबुलर है, कुछ के अंदर वो थोड़ी सी लोब्ड है और कुछ के अंदर डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो हाईली ब्रांच्ड है, जैसे कि आपने इन दोनों के अंदर देखा था कि इनकी डाइजेस्टिव कैविटी हाईली ब्रांच्ड है, ठीक है जी। दूसरे टर्बुलेरियंस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो लोब है, हमने देखा जिसके कॉर्नर्स लोब्ड थे, ठीक है। कहते हैं कि एवोल्यूशन के हवाले से हम देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हाईली ब्रांच्ड होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसके अंदर जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रोडर्मिस से बना हुआ है, गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुँची होगी जिसकी वजह से डाइजेशन के नतीजे में जो भी फूड होता है वो सारा बॉडी के तमाम बॉडी पार्ट्स तक जा सकता है और फूड की एब्जॉर्प्शन जो है तमाम बॉडी पार्ट्स तक हो सकती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको बहुत दूर से जो है तमाम बॉडी के अंदर फैलना नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि इंसान के अंदर जो उसकी स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, तो वो जो डाइजेशन होती है वो जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर बनेंगे, जो फूड वहाँ पर जनरेट होगा वो तमाम बॉडी के सेल्स को चाहिए। अब यहाँ से स्टमक से फूड जो है वो पूरी बॉडी तक कैसे जाता है। हमारे अंदर तो एक ब्लड मौजूद है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है और फूड को एक जगह से लेकर बॉडी के तमाम सेल्स तक लेके जाता है, लेकिन इनके अंदर ब्लड नहीं है। इनके अंदर ब्लड जैसा कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इनके अंदर इनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है ना, यानी कि इनका जो स्टमक है या समझ लें इनकी डाइजेस्टिव कैविटी है वो इनकी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंची हुई है, बॉडी के करीब है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से सेल्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि हमने ये देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे जो बड़े साइज़ के टर्बुलेरियंस होते हैं और इनके अंदर चूँकि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, यानी कि इनके अंदर कोई ब्लड नहीं होता, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होती, इस वजह से इस चीज़ को कंपनसेट कर दिया जाता है, यानी कि इस चीज़ का अजाला जो है वो इस तरीके से होता है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और ये ख़ास तौर पे जो बड़े साइज़ के टर्बुलेरियंस हैं उनके अंदर होता है ताकि जो फूड है उनकी बॉडी के तमाम सेल्स तक
डिफ्यूजन के ज़रिए से चला जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनके अंदर फेरिंग्स को उन्होंने बताया है कि इनके अंदर फेरिंग्स जो है इंजेस्टिव ऑर्गन के तौर पे काम करता है, और ये एक सिंपल सिलिएटेड ट्यूब से लेकर कम्प्लेक्स ऑर्गन कुछ के अंदर हमने देखा है कम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कि मसल्स की लेयर के फोल्ड होने से बना हुआ होता है। ठीक है, इसको हम पिक्चर से देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया की फेरिंग्स आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये ट्यूब की तरह की है और इसके अंदर जो फेरिंग्स है ना, ये माउथ की ओपनिंग है, वहाँ से इसको बाहर निकाला हुआ। लेकिन ये फेरिंग्स जो है इसका ये जो ओपन सिरा है ये इसके बॉडी के अंदर भी चला जाता है, और वो किसके अंदर जाता है, फेरिंग्स की एक शीथ सी बनी होती है, कवरिंग सी बनी होती है, उसके अंदर चला जाता है। इस टाइम ये उस के अंदर चला गया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बॉडी हमारे कपड़ों पर एक पॉकेट लगी होती है, तो उसके अंदर कोई चीज़ हम डाल लें, हाथ डाल लें, तो इसी तरह है कि इसके अंदर ये अपनी फेरिंग्स जो है वो अपनी एक फेरिंग्स की पॉकेट है या शीट है, उसके अंदर फेरिंग्स चली जाती है जब इसने खाना नहीं खाना होता। लेकिन जब इसने खाना खाना होता है तो उस टाइम पर फेरिंग्स जो होती है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि हमारे पास कुछ के अंदर एक फेरिंग्स जो है वो बिल्कुल सिंपल ऑर्गन के तौर पर होती है, जैसे कि आपने जो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर्स देखी थी तब हमने मैक्रोस्टोमिडा के अंदर देखा और लेसिथो एपिथीलिएटा के अंदर देखा, तो दोनों के अंदर सिंपल था। लेकिन हमारे पास ये जो ट्राइक्लेडिडा है यानी कि प्लेनेरिया है उसके अंदर ये मसल से बना हुआ फोल्ड, मसल के फोल्ड से बना हुआ ये फेरिंग्स है, और ये जो है ये बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाता है, और जब ये खा नहीं रहा होता तो ये फेरिंजियल शीथ में चला जाता है। ठीक है, अब इनके अंदर फीडिंग का मेथड क्या है कि हमारे पास जो प्लेनेरियन होते हैं वो ज़्यादातर कार्निवोर्स होते हैं और वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स को खाते हैं। छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को खाएंगे। अगर किसी बड़े एनिमल को खाएंगे तो उसको स्केवेंज करेंगे, मतलब गले सड़े बड़े एनिमल्स को खाएंगे, डेड एनिमल्स को खाएंगे। और कुछ जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। नंबर 1 हमने देखा कार्निवोर है, नंबर 2 हमने देखा वो हर्बीवोर है, वो फीड करते हैं एल्गी के ऊपर, जिसको वो किसी भी चट्टान से किसी भी रॉक से स्क्रैप करके यानी कि उतार के खाएंगे। और अगर हम उनके सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करें तो वो उनके हेड में होते हैं। इसको हम पिक्चर से देख लेते हैं। इनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनके हेड के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एसीला के अंदर इनके हेड वाली पोजीशन के ऊपर स्टेटोसिस मौजूद है, जबकि पॉलीक्लेडिडा के अंदर और ट्राइक्लेडिडा के अंदर यहाँ पर इधर सेंटर में सेरिब्रल गैंग्लिया है और इसमें भी गैंग्लिया हैं। तो ये सारी जो है ये कीमो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, और इसका जो है ये कि जो फूड को दूर से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअली सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स नहीं हैं, ये सब कोऑर्डिनेशन करने के लिए इनके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स इनके पास ही होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये जो ऑरिकल है एक्चुअली स्टूडेंट्स ये कीमो रिसेप्टर है इसके अंदर, और ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है ना ये इसका ब्रेन है एक्चुअली। ठीक है ना, और ये भी इसका ब्रेन की तरह काम करता है ये वाला। ठीक है, और ये स्टेटोसिस जो है इसके अंदर ये भी इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। तो इसके आसपास ही यहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, यानी कि फूड के केमिकल्स जिसको पता चल जाता है कि फूड आसपास ही है तो इसलिए फिर उसको डिटेक्ट कर लेता है इस तरीके से। अब फूड की डाइजेशन का उन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि फ़ूड की डाइजेशन जो होती है वो इनके अंदर ज़्यादातर मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है ना, पार्शली जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और पार्शली जो है वो इंट्रा सेलुलर होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर किस तरीके से है कि इनकी जो फेरिंग्स होती है ना ये कुछ एंजाइम्स अपने अंदर से रिलीज़ करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है फेरिंग्स जब एंजाइम्स रिलीज़ करेगी ना तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, पार्शली फूड को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ देंगे। ठीक है ना, उसके बाद वो जो छोटे छोटे फूड के यूनिट्स होंगे वो फेरिंग्स के अंदर चले जाएंगे और फिर बाद में वो फेरिंग्स से होते हुए उसकी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर चले जाएंगे। जब डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर जाएंगे तो वो जो छोटे छोटे यूनिट्स होंगे वो डाइजेस्टिव कैविटी के जो सेल्स होते हैं उनको फेगोसाइटोज कर लेंगे। ठीक है, या इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जी डाइजेशन जो होगी ना वो उन सेल्स के अंदर जाके कंप्लीट होगी। जो फूड सेल के अंदर जाएगा वो इंट्रा सेलुलर वेजिकल बन जाएगा या फूड वैक्यूल जिसको कहते हैं, वो इंट्रा सेलुलर वेजिकल बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा और उसके अंदर फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंजेस विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, टर्बुलेरियंस जो होते हैं ना, गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई लंग्स नहीं होते, कोई गिल्स नहीं होते इनके अंदर, यानी कि इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इसलिए वो डिफ्यूजन के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपनी बॉडी, उनकी जो जिस्म की बॉडी की वॉल है उसी के ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। और जो वेस्ट बॉडी से निकलते हैं, यानी कि जिनका यूरिन है, वो अमोनिया होता है एक्चुअली, और वो रिमूव किस तरह होता है, वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए से, उनकी बॉडी वॉल के ज़रिए से निकल जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव की वजह से आपने याद रखना कि इसके अंदर अमोनिया इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद अगर हम देन ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से उन्होंने बात की, इधर हेडिंग डाली जा सकती है ऑस्मो रेगुलेशन की। ठीक है, इधर डाली जा सकती है गैसेस एक्सचेंज की, इधर आप हेडिंग डाल सकते हैं एक्सक्रीशन की, और यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं ऑस्मोटिक ऑस्मो रेगुलेशन की आप लिखने बल्कि। ठीक है, मेरीन एनवायरनमेंट्स में जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो अपने पानी के साथ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी कि उनको ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करनी पड़ती, जबकि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले इन्वर्टिब्रेट्स को ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है। और फ्रेश वाटर के जो टर्बुलेरियंस होते हैं वो हाइपरटोनिक होती है उनकी बॉडी, अपने बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, सॉल्ट्स की मिकदार बॉडी में ज़्यादा होती है, जबकि बाहर के पानी में सॉल्ट्स कम होते हैं और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो उनकी बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, और उनको उनकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उनको अपने बॉडी से उस एक्स्ट्रा पानी को निकालना होता है। ठीक है, यानी कि उनको अपनी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को, वाटर और आयंस के बैलेंस को मेंटेन करना होता है। तो इसलिए इनके अंदर एक ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स अपीयर हो गए हैं, उसका नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया, और ये टर्बुलेरियंस में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रेश वाटर में ज़िंदा रह सकते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में आप FSA में भी पढ़ के आए हैं, इसको हम इस पिक्चर से डिटेल में देखेंगे। ये देखिए हमारे पास ये प्लेन है, इसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद है, और ये अगर आप देखें तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ट्यूब्यूल्स का एक जाल सा बिछा हुआ है, जो कि पूरी इसकी लेंथ ऑफ द बॉडी के अंदर है, और इसकी दोनों साइड्स पर, यानी कि आपकी इसकी राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पर आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब से साइड ब्रांचेस भी निकली हैं। साइड ब्रांचेस कौन से, एक ये साइड ब्रांच है, एक ये साइड ब्रांच है, ये इसके जो राइट और लेफ़्ट साइड पे ब्रांचेस इससे निकल रही हैं। ठीक है ना, और जो साइड ब्रांचेस हैं वो जा रही हैं इसके पेरन कायमा की तरफ, यानी कि इसके पेरन कायमा के अंदर जा रही हैं, और इनको कहते हैं फ्लेम सेल्स। जो इसकी टाइनी एनलार्जमेंट्स है, छोटी छोटी जो इसकी साइड ब्रांचेस हैं, इनको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। इन्होंने क्या किया है, इस एक छोटी सी साइड ब्रांच को बड़ा करके दिखाया है, और उन्होंने इसके अंदर दिखाया कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला जो इसके टॉप पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल को फ्लेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सीलिया का एक टफ्ट होता है, जो जब वो बीट करता है तो वो फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह का नज़र आता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कैंडल जलती बुझती है इसकी तरह की। इसके अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं जो कि इस ट्यूब की ल्यूमेन में मौजूद होता है। ल्यूमेन क्या होता है कि ट्यूब के अंदर वाली जो जगह होती है ना, उसके अंदर खाली जगह जो ट्यूब की होती है उसके अंदर वाली जगह के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सुराख भी होते हैं, स्लिट की तरह के सुराख होते हैं, और उनको सुराखों कहते हैं फेनेस्ट्रेशंस। और ये जो होते हैं ये इस ट्यूब की दीवार को परफोरेट कर रहे हैं। परफोरेट का मतलब है कि इसकी ट्यूब की दीवार को सुराखदार बना रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये काम किस तरह पूरा ऑपरेटर्स करता है कि जब ये सीलिया मूव करते हैं, बीट करते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो इस के जो इर्द गिर्द का फ्लूइड होता है वो इसके अंदर आता है और वो इसके अंदर मूव करता है। ठीक है ना, अब वो आता अंदर किस तरीके से है, इन फेनेस्ट्रेशंस के ज़रिए जो फ्लूइड है जो आस पास का वो इसके अंदर आ जाता है। ये क्यों अंदर आया, बिकॉज ऑफ बीटिंग ऑफ सीलिया। ठीक है, अब जब फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है तो इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और नेगेटिव प्रेशर की वजह से ही जो फ्लूइड है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है। ठीक है, और इस तरीके से फ्लूइड जो है वो बाहर से सक होके अंदर आ जाता है, और फिर बाद में ये सारी ट्यूब्स के अंदर जब वाटर आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, तो फिर वो फ्लूइड जो होता है वो मर्ज कर जाता है, और फिर वो एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर, उसके ज़रिए से जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये नेफ्रीडियोपोर जो है ये वो ओपनिंग है जो कि बॉडी वॉल से खुलती है, और उसमें से जो है सारा पानी जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट साहब से ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया के ज़रिए से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना आप याद करें। अल्लाह हाफिज़।